तो मेरे भाई हम लोगों को फर्ज समझना है। हज में कितने फर्ज हैं? टोटल 3। एक सब लोग पूरा करते हैं, एक सब लोग पूरा करते हैं। क्या? हमें हालत एहराम में एहराम पहनना, यानी कि मर्दों को कहा गया है बिना सिला हुआ कपड़ा पहनो जिसमें 2 चादर, और बहनें हमारी सारे अपने पर्सनल लिबास पहनेंगी। सिर्फ नियत करने से पहले एक बात सोच लेंगी कि उनका चेहरा खुला हो, बाकी पूरा जिस्म कवर हो। और हमारे हाजी साहब ये बात जान लेंगे कि अब हम हज की नियत करने जा रहे हैं, तो अब हमारे जिस्म पे सिर्फ 2 चादर हो, सर भी नंगा हो और चेहरा भी खुला हो। अब हम एहराम की चादरें पहन ली, उसके बाद नियत भी कर ली, फर्ज अदा नहीं हुआ। उसके बाद जब तलबिया पढ़ लेंगे 3 बार, अब हमारा मुकम्मल होगा। हज की नियत सिर्फ नियत की बात नहीं है, नियत करने से पहले कंडीशन है कि हमारे ऊपर कोई सिला हुआ कपड़ा ना हो, और उसके बाद तलबिया पढ़ना कंपलसरी है। जब तलबिया पढ़ लिया हमारा काम हो गया, अब हमारा हज की नियत में आ गए, पहला अरकान हमारा फर्ज अदा हो गया। दूसरा क्या है? दूसरा आपको नहीं करना है, हज कमेटी वाले ही आपको 9 तारीख को अरफात के मैदान में पहुंचा देंगे। हज कमेटी वाले अरफात के मैदान में 9 तारीख को पहुंचा देंगे। आप 9 तारीख को अरफात पहुंच गए, आपका अरकान हो गया, आप लम्हे के लिए पहुंचे। अगर कोई हाजी हेलीकॉप्टर में बैठ करके हालत एहराम में, यानी कि वो नियत कर चुका हेलीकॉप्टर से अरफात से उड़ जाए, तो भी वो दूसरे अरकान को उसने कर लिया। आप घंटों वहां बिताएंगे, पूरा दिन वहां बिताएंगे, मगरिब की अजान का वक्त होने से पहले नहीं निकलेंगे। ये अच्छी बात है, ये सुन्नत है। लेकिन आप अगर देर से पहुंचे, 5 सेकंड के लिए पहुंचे, लम्हे के लिए भी पहुंचे, तो आप हाजी हो गए। वहां ये ना कभी सोचिएगा कि कोई हाजी पहुंचा और 4 बजे शाम को पहुंचा तो वो ये सोचे कि यार कुतबा तो निकल गया। कुतबा, हज का कुतबा एक हज की इबादत है। हाजी बनने के लिए कुतबे के वक्त आपका वहां मौजूद होना जरूरी नहीं है। 9 तारीख को आपको अरफात के मैदान में होना है, वो लम्हे के लिए हो, घंटों के लिए हो, या पूरे दिन के लिए हो। ये दूसरा है। और तीसरा एक और है जिसको बोलते हैं तवाफ़े ज़ियारत। बहुत गौर से समझिएगा। तीसरा है तवाफ़े ज़ियारत, यानी कि 10 तारीख को किसी भी वक्त, चाहे आप, इसमें तरतीब नहीं है, चाहे आप शैतान को कंकड़ी मारने से पहले और चाहे शैतान को कंकड़ी मारने के बाद, चाहे कुर्बानी कराने से पहले, चाहे कुर्बानी कराने के बाद, और चाहे हलक कराने से पहले और चाहे हलक कराने के बाद, 10 तारीख को, उसके बाद 11 और 12 को मगरिब से पहले आपने खाने काबा का 7 चक्कर लगा लिए, यानी कि एक तवाफ मुकम्मल कर लिया। ये तीसरा फर्ज है। सबसे इंपॉर्टेंट आता है तीसरा फर्ज, क्योंकि ये कोई आपको कराता नहीं है। पहले वाले में नियत, आप बिल्डिंग में बैठे हो, सबने नियत करी, आपने भी कर ली। दूसरे वाले में बस और मेट्रो पे बैठा करके अरफात छोड़ दिया, दूसरे लोगों ने करा दिया, आप वहां पहुंच गए। तीसरे में सब कुछ आपके ऊपर है, और तीसरे में एक कंडीशन है। एक कंडीशन गौर से समझिएगा, बेहतर और अफजल है कि आप पहले रमी करें, उसके बाद कुर्बानी करें, और उसके बाद हलक कराएं, गुस्ल करें, साफ सुथरे नए कपड़े पहने और जाकर के तवाफ़े ज़ियारत करें। तरतीब इसमें नहीं है, लेकिन बेहतर तरीका यही है कि आप ऐसे करें। अब वो तवाफ़े ज़ियारत 10 को कर ले, 11 को कर ले, या 12 को मगरिब से पहले कर ले। यहाँ पर बात सिर्फ लेडीज की फर्ज आती है। तवाफ़े ज़ियारत यानी कि खाने काबा का तवाफ जो मस्जिदुल हरम में होगा, और तवाफ एक ऐसी इबादत है कि नमाज और कुरान मजीद को पढ़ने के बाद यही एक ऐसी इबादत है जिसमें बावजू होना जरूरी है। अगर बाई चांस हमारी कोई बहन ऐसी पोजीशन में हो जाए जिसको नेचर प्रॉब्लम कहते हैं, ऐसी कंडीशन में वो मस्जिद नहीं जा सकती, तो वो 10 को अगर जा पाने की हालत में नहीं होती है, कोई बात नहीं। अगर 11 को भी नहीं होती हैं तो कोई बात नहीं, और अगर 12 को भी नहीं होती हैं तो भी कोई बात नहीं। जब भी वो फारिग हो जाएं और उनको लगे कि अब वो नमाज की हालत में आ चुकी हैं, तो उनको जाना होगा, गुस्ल करके तैयार होकर के तवाफ़े ज़ियारत करना होगा। अब यहां पर एक और पॉइंट फंस जाता है कि अल्लाह ना करे कि प्रॉब्लम स्टार्ट ही 9 तारीख को रात में या 10 को सुबह हुई।
अब प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई तो जैसा कि मेडिकल साइंस कहती है, हम लोगों ने अपनी माओ बहनों से समझा है, वो है कि कम से कम अब 7 दिन का तो मामला फंस गया। अब ये 7 दिन 8 दिन के मामले फंस गए, अब वो बावजूद होकर के नहीं जा सकती। ऐसी हालत में अगर उन्होंने तवाफ़े ज़ियारत नहीं किया तो उनका हज होल्ड हो जाएगा, यानी कि हज हुआ ही नहीं। और अगर बाई चांस 8 दिन 9 दिन से पहले उनके अपने मामलात से फ्रेश होने से पहले उनकी वापसी की फ्लाइट हो गई, अब वापसी की फ्लाइट हो गई तो 2 तरीके हैं। नंबर 1, आपके साथ गैर महरम या आप खुद हज मिशन के ऑफिस में जाएं और उनको अपनी बात बताएं कि आपकी तवाफ़े ज़ियारत अभी नहीं हुई है और आपकी फ्लाइट का टाइम आ गया, ऐसे में अब क्या करें। तो एक ऑप्शन है, आप कोशिश पूरी करिएगा। तरीके क्या क्या होते हैं बता देंगे। कई बार ये तरीके सक्सेस भी हुए कि आप कई तारीख वो फ्लाइट की बढ़ा दें, आपको वो 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन की मोहलत का टाइम खुद से बढ़ा दे कि ठीक है आपको 2 जून को जाना था लेकिन आप 5 को फारिग हो रही हैं तो हम आपकी 8 तारीख तक की फ्लाइट बढ़ा दे रहे। अगर फ्लाइट बढ़ जाए तो फिर आप वेट करें और जब अल्लाह ताला आपको उन मामलात से बाहर निकाल दें तो आप गुस्ल करके जाएं, वो तवाफ़े ज़ियारत करें। लेकिन अगर उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए और एक बात बोल दी, सॉरी हम कुछ नहीं कर सकते, तो ऐसी हालत में आपके साथ दिक्कत यह है कि आप इस हालत में मस्जिद हराम जा नहीं सकती। तो अब क्या करें, ये एक मसला, ये कॉमन मसला नहीं है, ये जिनके साथ आएगा उनके लिए है कि अब अगर आप नापाकी की हालत में हैं तो उसका तरीका ये है कि आप गुस्ल करें, अपने आप को तैयार करें, अच्छी तरह से पैक करें, कपड़े अच्छी तरह से रेडी कर ले कि कहीं पर कुछ भी ऐसे मामले ना हो और उसी नापाकी की हालत में आपको जा करके तवाफ़े ज़ियारत करना पड़ेगा। और चूंकि आप एक बड़ी गलती कर रही हैं लेकिन मजबूरी में कर रही हैं तो तवाफ़े ज़ियारत आपकी हो जाएगी, हज आपका मुकम्मल हो जाएगा। लेकिन अब आपको इस कंडीशन में एक बड़े जानवर की कुर्बानी हरम के हुदूद में ही करानी पड़ेगी, ऊंट की या भैंस की कुर्बानी करानी पड़ेगी। ये एक टेक्निकल पॉइंट है जो दीन में है और इसको आपको समझना होगा। और ऐसी हालत से अगर कोई भी तरीके आपके पास पहले से बेहतर हो, आलिमाओं से पूछ लीजिए तो बच लीजिए। लेकिन अगर फंस गए तो आपको जब तक तवाफ़े ज़ियारत नहीं, 2 काम नहीं, एक तो आपका हज होल्ड हो गया, दूसरा आप गुनहगार जब तक तवाफ़े ज़ियारत नहीं कर लेते हैं तब तक मियाँ बीवी एक दूसरे के लिए हलाल नहीं होते हैं, सारी जिंदगी के लिए वो हराम हो जाएंगे, पूरी जिंदगी वो एक दूसरे के लिए हलाल नहीं होंगे। तो ऐसे में ये टेक्निकल पॉइंट है जो उलेमा बताते हैं। हमने वही बात सुन करके सीख करके आपको बता दी कि अगर ऐसी नौबत आ जाए तो आप तवाफ़े ज़ियारत करिए और एक बड़े जानवर की कुर्बानी दीजिए। और बड़े जानवर की कुर्बानी अंदाजे के तौर पे 5,000 4,000 से 5,000 रियाल का खर्च आता है अगर ऐसा होगा। तो फर्ज 3 फर्ज थे और उसमें एक टेक्निकल पॉइंट था, हमने आपको क्लियर कर दिया। अब बात आती है वाजिबात। टोटल हज में कितने वाजिब है भाई, कोई बताएगा? 6, माशाल्लाह 6। और कोई देखिए, आप समझिएगा, वाजिब को समझ लीजिए, पॉइंट एक एक ध्यान से। मीना में कोई वाजिब नहीं है, तो मीना में वाजिब नहीं है इसका मतलब मीना में क्या है, मीना में सुन्नत है। उसके बाद मीना से आप कहां जाएंगे, अरफात में फर्ज हो गया। फर्ज अदा करने के बाद अरफात से आप कहां आएंगे, मुज़दलिफा। और अरफात में एक सुन्नत है कि मगरिब से पहले मत निकलो, जब मगरिब की अजान हो जाए, तोप का गोला या पटाखा या सायरन बज जाए तभी निकलो। ना जाने कितने ऐसे लोग हैं जो आसानी के चक्कर में जल्दी निकल जाते हैं। भाई जल्दी निकल के फ़ायदा क्या मिला, आप असर में निकल गए, एक सुन्नत का अमल आपका रह गया, आपकी कबूलियत की एक चीज़ जो है रह गई। फ़ायदा इतना मिला कि आप मुज़दलिफा जल्दी चले जाओगे तो क्या फ़ायदा। एक अच्छी सी जगह एक रात काटना है, कटेगी। आईसीयू के बाहर तो पूरे पूरे हफ्ते काटते हैं हम लोग, हालात पढ़ते हैं, तो वहाँ तो एक रात की बात है और वो भी अल्लाह का इनाम है, तो हमको उसको सोचना है। तो अब बात आ रही थी कि जब हम मुज़दलिफा में आके क़याम करेंगे, मुज़दलिफा में क़याम वाजिब है। तो पहला वाजिब समझ में आ गया, क्या हो गया, मुज़दलिफा में क़याम। और क़याम को समझ लीजिए, 10 तारीख की सुबह फजर का वक्त शुरू नहीं, ख़त्म होने तक क़याम करना है।
लोग तहज्जुद और फजर की नमाज को पढ़ते हैं और चल देते हैं। आप चल तो दो, लेकिन मुजदलफा की बाउंड्री से बाहर ना निकलो। बाउंड्री अभी दिखा देंगे आपको। मुजदलफा की बाउंड्री में ही रहना है। जब आपको लगे कि अब फजर का वक्त खत्म हो चुका है, अब आप मुजदलफा की बाउंड्री छोड़ दीजिए। ये वाजिब पूरा हुआ। अगर आप पहले निकल गए तो वही बात हो गई कि रोजा आपने रखा, असर में आके तोड़ दिया, तो भले 1 घंटे पहले तोड़ा, आप महरूम रह गए पूरे इनाम से, क्योंकि रोजा गया, किस्तों में रोजे का इनाम नहीं मिलता है। तो एक वाजिब आपकी समझ में आ गया। दूसरा, आप पहुंचेंगे अब जमरात, 10 तारीख को जमरात, बड़े शैतान को कंकड़ी मारेंगे, ये एक वाजिब हो गया। उसके बाद आप कुर्बानी कराएंगे, ये एक और वाजिब हो गया। उसके बाद आप हलक कराएंगे हालत एहराम से बाहर आने के लिए, ये एक और वाजिब हो गया। टोटल कितने हो गए? बोलिए भाई। 4 ये हो चुके हैं। अब 11 को भी हमें कंकड़ी मारनी है और 12 को भी हमें कंकड़ी मारनी है। 11 को तीनों शैतान को, अभी बताएंगे, अभी सिर्फ वाजिब के पॉइंट ऑफ व्यू पर, 11 को तीनों शैतान को मारनी है, 12 को तीनों शैतान को मारनी है। ये भी वाजिब है। ये ना सोचिए कि 10 को कंकड़ी मार ली, अगर 10 को मार ली 11 को नहीं मारी, वाजिब छोड़ने की वजह से दम आ जाएगा। 11 को मार ली, 12 को नहीं मारी, वाजिब छोड़ने की वजह से दम आ जाएगा। और अगर कोई हाजी 13 की सुबह तक वहां ठहर जाए तो उसको 13 को भी कंकड़ी मारनी होगी। अगर वो नहीं मारी तो वो भी वाजिब छोड़ने से दम आ जाएगा। तो खैर, कुल मिला करके आपके यहां पर 6 वाजिब हो चुके। अब कौन सा वाजिब बचा? एक बचा, तवाफे ज़ियारत के बाद जो आप सही करेंगे। क्या करेंगे? सही करेंगे। वो एक 7वां वाजिब हो गया। और 8वां वाजिब जो आपके लिए टाइम की उसमें बाउंडेशन नहीं है, उसको बोलते हैं तवाफे विदा। तवाफे विदा जो है वो आखिरी वाजिब है। और वो 10 को करे, 11 को करे, 12 को करे, 13 को करे, आने से पहले जब भी कर ले, बस वो वाजिब आपका अदा हो जाएगा। तो टोटल कितने वाजिब मुकम्मल हो गए? 8 वाजिब हो गए। याद करने का तरीका आपको समझ में आ गया। आपको याद भी रखना है। अब इसमें सबसे मुश्किल वाजिब, सबसे ज्यादा रिस्की वाजिब वो आता है तवाफे विदा। उसको समझ लीजिए, फिर आगे हम लोग चलते हैं आगे की बात बताने में। तवाफे विदा नाम सुन के ऐसा लगता है कि जिस दिन हमारी फ्लाइट हो या उससे 1 दिन पहले हम जा करके कर लें। हमें ये महसूस होता है कि इसका नाम तवाफे विदा है, यानी कि विदाई का है। तवाफे विदा हज का आखिरी अरकान, आखिरी मनासिक, आपको इसको वक्त रहते कर लेना है। खासकर वो लोग ध्यान रखें जो लोगों का फ्लाइट बिल्कुल शुरू की है। उन लोगों को ये याद रखना चाहिए कि जिनकी शुरू की फ्लाइट है, तवाफे ज़ियारत करने जाएं। अगर ताकत हो तो उसी दिन कर लें, वरना 11 को कर लें, जाके 12 को कर लें, वरना 12 को ना करें, अपना सामान ले करके मीना से अपनी बिल्डिंग में आ जाएं। हज मुकम्मल हो गया, लेकिन 13 को जाके कर लें। अक्सर ऐसा होता है कि आप सोचते हो कि हम अभी ना करें, बाद में करें, बाद में करें, फिर ऐन वक्त पे ऐसा होता है कि आपका वो टल जाता है। और अगर आपका वो टल गया तो आपको हरम के हुदूद में एक बकरी की कुर्बानी करनी पड़ेगी, दम देना पड़ेगा, क्योंकि तवाफे विदा आपका छूट गया। तो उसके लिए उलेमा बेहतरीन तरीका बताते हैं कि अगर आपके पास भले शुरू की फ्लाइट का टिकट हो या बाद वाली फ्लाइट का टिकट हो, आप ऐसा करिए कि एक तवाफ कर लीजिए, कोई सा भी एक तवाफ आपने कर लिया, अब आपका काम हो गया। अब विदाई तवाफ के हिसाब से आपको लग रहा है कि हम जाएं और जा करके हम एक और तवाफ कर ले, तो विदाई तवाफ की एक नियत से और कर लीजिए, आपका हो जाएगा। और अगर एक तवाफ आपने नहीं किया और बाई चांस आपको तवाफ का मौका नहीं मिला, तो आपका ये अरकान फंस जाएगा। तो बेहतर है कि आप 11, 12, 13 को कभी भी जा करके एक तवाफ कर लें। दूसरा टेक्निकल पॉइंट क्या फंसता है, जो लोग मई में जा रहे हैं और बड़ा हज है यानी कि नॉर्मल हज है, उनको हज के बाद बहुत दिन रुकना होता है, तो वो सोचते हैं मेरे पास 20 दिन है, अभी हम रुके रहें। और वो गलती क्या कर बैठते हैं, वो कहते हैं आओ चलो अपने पैसे से मदीने चले जाते हैं, या वो तैफ चले जाते हैं। अगर आपने तवाफे विदा यानी कि एक नफली तवाफ कर लीजिए, अगर वो नहीं किया और आप तैफ चले गए, तो तैफ आप हरम के हुदूद से बाहर चले गए, और हरम के हुदूद से बाहर जाने में एक रिस्क है कि आप तैफ गए, वो हरम के हुदूद के बाहर है, ऐसे में तवाफे विदा वाला अरकान रह गया। अब आपको तवाफ भी करना पड़ेगा और एक बकरे की कुर्बानी भी करनी पड़ेगी। आप टाल तो सकते हैं, लेकिन हरम के हुदूद में ही रहना पड़ेगा।
तो इसलिए बेहतर है एक तवाफ कोई कर लिया, हमारे पास 20 दिन है, हमने एक तवाफ कर लिया, अब हम तैब जाएं वहां से आके उम्रा करें, या मदीने चले जाएं वहां से आके उम्रा करें, या जैसा चाहे वैसा करें, और अपने मक्के को छोड़ने से पहले हमें मौका मिल जाए तो फिर से हम जाएं और तवाफ विदा के नियत से एक तवाफ कर लें, हो जाएगा इंशाअल्लाह। बहुत से लोग के दिमाग में आता है कि अगर हमने एक नफली तवाफ विदा की नियत से कर लिया तो क्या अब हम दोबारा हरम नहीं जा सकते? आप उसी दिन सुबह तवाफ विदा करिए और दोपहर में फिर से जाइए। तवाफ विदा का मतलब रिश्ता खत्म नहीं है, तवाफ विदा का मतलब हज का एक आखिरी अरकान, एक मनासिक है, उसको अदा करना है। आप सुबह तवाफ विदा करिए और उसके बाद दिन में चले जाइए, दिन भर वहीं रहिए, शाम में चले जाइए। इसकी मनाही नहीं है कि आप दोबारा जा ही नहीं सकते। क्लियर हुई बात या नहीं क्लियर हुई? क्लियर हो गया? तो हम लोगों को 8 वाजिब समझ में आ गए, हम लोगों को 3 फर्ज समझ में आ गए, और सुन्नत भी समझ में आ गई कि हमें 8 को रात में क़याम यहाँ करना है, मीना में करना है। 8 और 9 की दरमियानी रात में जब आप लोगों का अब वाजिब के बाद आगे चलते हैं, पूरी बात शुरू से बताते हैं। अभी रुक जाइए। देखिए अब आती है बात चांद से। हमने आपको वाजिब तैयार करा दिया, अब हज करना शुरू करते हैं इंशाअल्लाह। ठीक है भाई? तो अब क्या करना है कि चांद दिखा, जैसे ही चांद दिखा, ज़िलहिज्जा का चांद दिख गया, इसका मतलब बकरीद वाला महीना आ गया, इसका मतलब हज वाला महीना आ गया। अब जब चांद दिख जाता है तो सबसे पहले एक बात आ जाती है कि चांद दिख गया, और हाजी के बहुत से सवाल आते हैं कि भाई चांद दिख गया है, अब हम अपने नाखून काट सकते हैं नहीं काट सकते हैं, उम्रा करने जाएं तो हलक करा सकते हैं कि नहीं करा सकते हैं, अपने बगल के बाल नापाक बाल, बदन के और नापाक बालों को काट सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं या नहीं कर सकते, क्योंकि चांद दिख गया। देखिए मेरे भाई, चांद दिख जाने के बाद ये नाखून काटना, ये बाल काटना या और अपने आप के जिस्म को पाक करना, ये बिल्कुल मना नहीं है। जब हम इंडिया में रहते हैं, हज पे नहीं जाते हैं, तो हम इस चीज़ को करके सवाब के हकदार हो जाते हैं। लेकिन जब हम हाजी बनने के लिए हज के सफ़र पे होते हैं, तो ये जो अफजल अरकान पॉइंट आपको बताए जाते हैं कि ये पसंदीदा अमल है, ये हाजियों के लिए नहीं होता है। आप चांद दिखने के बाद अगर उम्रा करने जाएंगे तो बिना हलक कराए एहराम से बाहर नहीं निकलेंगे। और अगर 7 तारीख आ गई, मान लीजिए आप उम्रा करने नहीं गए, मान लीजिए अब तारीख 7 आ गई, शाम से हमें तैयारी कर लेनी है कि बस आएगी और हमें ले करके जाएगी। अब ऐसे में 7 तारीख आ गई, हमने देखा यार मेरे नाखून बढ़ गए, क्योंकि हमने चांद रात को काटा था, 7 तारीख तक बढ़ गए, हम अपने नाखून तराशे। आप एक बड़ी इबादत के लिए, एक फर्ज इबादत के लिए, हज के लिए गए हैं, तो यहाँ पर इस छोटा मुस्तहब अमल आपके लिए नहीं है, ये इंडिया में जो लोग रह रहे हैं उनके लिए है कि वो इस काम को करके फ़ायदा उठा ले सवाब का। आप तो बड़ी चीज़ के लिए गए, बिल्कुल ऐसे समझ लीजिए कि प्रेसिडेंट बनने के लिए गए, तो प्यून की जॉब के लिए आपको काहे के लिए परेशान होना है, आप तो प्रेसिडेंट बनने गए मिसाल के तौर पे। तो ऐसे में 7 तारीख को भी अपने आप को देखिए, और अगर आपको लगे कि हाँ आपके बदन के नापाक बाल को करना है नीट एंड क्लीन, तो आप करिए, आप नाखून काटिए। आपने उम्रा कर लिया, वो तो हलक कराना ही कराना है, लेकिन नहीं भी किया तो आप अपने बाल वगैरह काट सकते हैं, नाखून काट सकते हैं, तराश सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये आ गई चांद से 1 तारीख से लेकर के 7 तारीख की बात। बीच में भूल जाएंगे तो याद रखिएगा 2 तारीख या 3 तारीख को इंशाअल्लाह ये इरादा है हमारा, मस्जिद बिन महफूज से आप लोगों को लेके चलेंगे मीना में। आपके खेमे कहाँ पर हैं, किस रास्ते से जाएंगे, कैसे जमरात जाएंगे, वो सारी ट्रेनिंग लाइव होगी चांद की 2 तारीख 3 तारीख मस्जिद बिन महफूज। वक्त होगा सुबह 6 बजे। ये नोट कर लीजिएगा, कहीं हम भी भूल जाए तो याद दिला दीजिएगा। अब बात आती है चांद की 7 तारीख आ गई, अब हमें कब लेके जाया जाएगा मीना। अब आप समझिए पॉइंट की बात। दोस्तों पहले कभी ऐसा होता था, ऐसा सिस्टम था कि 7 तारीख को रात के 10 बजे तक 11 बजे तक मैक्सिमम अजीजिया में रहने वाले सारे हाजी मीना पहुंचा दिए जाते हैं। लेकिन अभी 2025 में और 24 में तो ज़्यादा ही हुआ था, पर 24 में तो ये हुआ था कि मीना पहुंचने में 8 तारीख की शाम हो गई थी लोगों को।
तो ये पता नहीं होता है कि आपको मीना कब लेके जाया जाएगा। और हाजी 7 तारीख से अपने आप को तैयार कर लेते हैं। बिल्कुल तैयार कर लीजिए, अभी से तैयार कर लीजिए, लेकिन एक गलती ना करिएगा। लिबास पहन लीजिए, मर्द को जो लिबास बताया गया वो पहन लीजिए, हमारी बहनों को जो लिबास बताया गया वो पहन लीजिए, मगर एक गलती ना करिए कि आप अपने आप से सुनी सुनाई खबरों के ऊपर नियत कर ले। जब तक आपको बिल्कुल एहसास ना हो जाए कि ऐलान ना हो जाए कि बस आपकी बिल्डिंग पे आ गई है और अब आपको तैयार होकर के मीना जाना है, बस खड़ी हो गई है, तब तक आप नियत ना करिए। क्योंकि नियत करने में आपको एक जुमला बोलना है, मैं हज की नियत करता हूँ, करती हूँ, इसको हमारे लिए आसान फरमा, कबूल फरमा, और तलबिया पढ़ना है। और उसके बाद तो तलबिया आपको 10 तारीख तक कंकड़ी मारने तक पढ़ते रहना है। तो मेरे भाई, फिर जब इतनी ज़्यादा तलबिया पढ़नी है तो अपने आप को 7 तारीख को रोक के चलें। 8 तारीख को हो सकता हो सुबह फजर में आपको लेके जाया जाए। हाजी हज्जिन क्या गलती करते, सब कुछ सील पैक कर दिया, सब रख दिया, 7 तारीख को मगरिब में नियत कर ली और बस कब आ रही है, 8 तारीख को सुबह 9 बजे तक। अब वो नियत कर चुकी हैं, तलबिया पढ़ चुकी हैं, हाजी अपने लिबास में आ चुका है। अब चूंकि आपने लिबास के साथ साथ नियत भी कर ली तो अब आपके ऊपर एहराम की पाबंदी आ गई। अब ना खुशबू वाला साबुन, ना कोई और मुंह धोना और ना बाकी चीजें करना, पाबंदी लग जाती है। तो जब तक आपको इंतजामिया की तरफ से कंफर्म खबर ना हो, आप नियत ना करिए। तैयार अपने आप को, जिसको कहते हैं अलर्ट मोड पे, वो आप 7 तारीख को जैसी खबरें मिलेंगी व्हाट्सएप ग्रुप पे भी पता चलेगा आपको, आपके SHI से भी पता चलेगा। अलर्ट मोड पे रखिए, जैसी बस क्योंकि बस आएगी, हवाई जहाज की स्पीड से नहीं जाएगी, घंटों खड़ी होगी, आपको लेके जाएगी। पहली बस नहीं तो दूसरी सही, दूसरी नहीं तो तीसरी सही, इंशाल्लाह बस बैठा के आपको लेके जाएगी। बस जब आप बस पे बैठ जाएं और बस चल दे, अब आप नियत कर लीजिए, बस से बैठे बैठे कर लीजिए, ताकि आपके लिए आसानी रहे। ये हो गई 7 और 8 की बात। 7 और 8 को आपको इसी तरह से कहां लेके जाया जाएगा, मीना लेके जाया जाएगा इंशाअल्लाह। अब वो 8 को किस वक्त लेके जाएंगे ये अभी नहीं कहा जा सकता। जब आप मीना जाएंगे तो दिमाग में आता है देखिएगा, आपको देखना है, डिस्प्ले पे देखिएगा प्लीज। दिख रहा है? बोलिए भाई, आप लोग को दिख रहा है? देखिए क्या लिखा हुआ है, मीना। मीना सामान ले जाने वाले सामानों की लिस्ट है। थोड़ी सी जल्दी चलेगी, बाद में इस सामान को व्हाट्सएप ग्रुप पे बाकायदा डाल देंगे, लेकिन थोड़ा सा ये स्पीड रहेगा। खाने का सामान, इस तरह का कोई भी नमकीन सामान आप रख सकते हैं, इंडिया से लेके जाइए। इस तरह की कोई मिठाई अपने साथ रखिए और लेकर के जाइए, ये आपके काम आएगी। इस डेट्स, खजूर तो वहाँ बेइफराद होगी, आप अपने साथ रख के लेके जाइए। ऐसे ड्राई फ्रूट्स आपको मीना में लेके जाना है, अपने साथ थोड़ा थोड़ा 50-50 ग्राम 100-100 ग्राम लेके जाइए, जितने लोग आप जा रहे हैं। पानी की बोतल, मिसवाक, ये तो आपको आज से ही अहद कर लेना है। सुबह डॉक्टर साहब ने भी बताया था, एक सुन्नत, उससे बड़ा तो कोई इनाम ही नहीं। साथ ही साथ खजाना है सेहत का, तो इसकी आदत डाल लीजिए। हमारी बहनों, आप लोगों की इसकी आदत कम होती है, आपको ये समझ लेना चाहिए। हालत एहराम में आप टूथपेस्ट नहीं लगा सकते, तो हालत एहराम में आपको मिसवाक ही करना होगा। यहीं से आदत डाल लीजिए, फायदा होगा इंशाअल्लाह। दवाइयाँ बहुत ध्यान से समझिएगा भाई। और आज का ये प्रोग्राम मुकम्मल हो जाने के बाद, क्योंकि हमें बताना है 10 घंटे, हमारे पास या आपके पास भी लिमिटेड टाइम है, तो YouTube पर 1-1 घंटे में हम 1-1 पॉइंट को डिटेल में बता देंगे। लेकिन अभी हल्का हल्का तो समझ लीजिए, दवाइयाँ 2 तरह की होती है। एक दवाई वो जो कि लाजिम है, कोई ऑप्शन नहीं है। BP की दवाई आपको लेना है, थायराइड की दवाई आपको लेना है। 5 दिन खाना बदोश भूल जाइएगा कि अजीजी आएंगे, तो आपको वहीं रहना है। तो 5 दिन के लिए थायराइड की दवा, BP की दवा, शुगर की दवा, खाने से पहले की दवा, खाने की बाद की दवा, ये जो दवाइयाँ आपकी ज़िंदगी के साथ में है, हार्ट की दवा, ये आपको रख लेनी है। और एक नहीं 2-2 पैकेट बना लीजिएगा, एक कहीं गिर जाए, खो जाए तो दूसरी। एक दवाइयाँ ये होती हैं जो ज़िंदगी के साथ कहते हैं लोग, और एक दवाइयाँ वो होती हैं जो आपको रख लेनी है, जिसमें एसिडिटी की, जलन की दवा, पेट में गैस बन जाने की दवा, कब्जियत की दवा, अल्लाह ना करे उल्टी होने लगे तो उसकी दवा। हम बाकायदा बीमारियां और दवाइयां बता देंगे, लेकिन आप दवाई से एक अपना कॉमन सेंस लगा दीजिए और बेफिक्र होकर के ये रख लीजिए। बाई चांस आपको लगे कि कासिम भाई से यार ये बात पूछना भूल गए, अभी याद आ गया तो बता दे।
पर डे सुबह फजर का वक्त 5:30, कहीं 5:25, मस्जिद सुभान अल्लाह डाली बाग में सुबह 5:30 बजे से लेकर के 8 बजे तक। एक दिन पहले आप हमें बता दीजिए कि कासिम भाई हम आ रहे हैं। आप चाहे जितना बकवास सवाल पूछना हो, क्योंकि हमारे लिए आपका हर सवाल अहमियत वाला है। तो आप ये ना सोचिए इतनी छोटी सी बात पूछने के लिए। मोस्ट वेलकम, आप आइए। एक दिन पहले हमें इत्तिला कर दीजिए, आपके लिए पूरा इस्तकबाल होगा। आप आए, आपका इस्तकबाल, आपके जितने डाउट होंगे, चाहे वो नुसुक ऐप का हो, चाहे वो हज सुविधा ऐप का हो, ये फैसिलिटीज आपकी 10 अप्रैल तक चलती रहेगी। आपके लिए हमारे दरवाजे मस्जिद सुभान अल्लाह, बस फोन कर दीजिए, हम एड्रेस लोकेशन भेज देंगे। ये सुबह का हमने एक मिलने का आपको टाइम बता दिया। कभी भी किसी को पूछना हो, मिलना हो, बिल्कुल आ जाए। ये दवाई जैसे एक नॉर्मल सी दवाई है, क्रोसिन, बुखार, देखिए ये सब चीज़ें होंगी वहाँ पर, क्योंकि आप अपनी ज़िंदगी में ये मेहनत, बस हमारी अम्मी ने जब हम दुनिया में आए थे वो मेहनत, और ये 5 दिन की मेहनत बहुत पड़ती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। इंसान को बुखार आ जाता है, तबीयत ख़राब हो जाती है, तो ऐसे में ये सारी चीज़ें अपने साथ रखिए। उल्टी हो जाती किसी वजह से, तेज़ धूप लग जाने से, ज़्यादा रो लेने से, नर्वस हो जाने से, तो आपको दवाइयाँ और रखने के साथ ये नियत रखिए कि या अल्लाह हमें यकीन है कि हमें कुछ नहीं होगा, लेकिन हमने इसलिए रख लिया कि पता नहीं किसी ज़रूरतमंद को ज़रूरत हो तो हम उसके लिए रख लें। दवाई सवाब का मामला भी बन गया, दवाई भी रख ली और अल्लाह ने जहाँ ज़रूरत ही नहीं पड़े। ये खूब सारे पैकेट रख लीजिए, ORS ये रखिए, खूब सारे पैकेट रखिए, हर आधे आधे घंटे पे बोतल में घोल करके 10 तारीख, 11 तारीख, 12 तारीख जब आप मुजदलफा से निकलेंगे तब से इसका रोल शुरू होगा। मीना में इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, अरफात में भी इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, मुजदलफा में भी नहीं पड़ती। शुरुआत होती है 10 तारीख से, इम्तिहान की घड़ी और हज का सबसे बड़ा दिन 10 तारीख है, तो इनकी ज़रूरत पड़ती है। इनको रखिए, ज़्यादा तादाद में रखिए, दूसरों को बांटने के लिए रखिए। इलेक्ट्रॉल पाउडर ये ज़रूर रखिए, अगर शुगर नहीं है ये बहुत बेहतरीन है, क्योंकि इसमें कोई फ्रूट्स की फ्रेगनेंस नहीं होती, खुशबू नहीं होती, तो ये आपके बहुत काम आएगा इंशाअल्लाह। एक एक जोड़ी कपड़ा, हाजी साहब, हाजी साहिबा, जब आप 10 तारीख को हलक करा लेंगे, हालत एहराम से बाहर आ जाएंगे, तो गुस्ल करके वो 2 चादर हटा देंगे, तो लल्लन टाप कुर्ता पैजामा पहनेंगे, वो रख के लेकर के जाइए। हमारी बहनें भी रखें, हमारे भाई भी रखें। और ये लिखा हुआ है तौलिया, अब जब नहाएंगे तो तौलिए की ज़रूरत पड़ेगी, चाहे कोई भी हो। और कंघी हम लोगों को तो नहीं पड़ेगी, हलक हो चुका होगा, हमारी बहनों को पड़ेगी। तो ये कॉमन चीज़ है, क्योंकि 5 दिन आपको वहीं रुकना है, अजीजिया आने की ना सोचिए। ये डोरी वाला बैग आज आप लोगों में से बहुत से लोग को मिला है। जिनको मिला है वो अल्लाह का शुक्र अदा करे, और जिनको नहीं मिला है वो सब्र करे। इंशाअल्लाह उनके लिए अल्लाह ने कोई और उनका इंतजाम रखा होगा। शिकायत नहीं करनी, हम शुक्र में हटा के शिकायत पे आ जाते हैं, अबे भाई हमें नहीं मिला। हमने 1 महीने से कहा है, और आपने आज भी सुना होगा, 8 बजे से 10 बजे तक ही मामला था, 10 बजे के बाद नहीं था। आज तो फिर भी कोशिश करेंगे कि 11 बजे तक बचे। आगे इंशाअल्लाह कुछ और आएगा, क्योंकि हमने यही कहा कि जब अल्लाह आपको कोई चीज़ अता ना करे तो सिर्फ ये यकीन रखना है कि उससे बेहतर कुछ अरेंजमेंट होगा। बोलिए इंशाअल्लाह। ये एक ऐसा डोरे बैग है, कोई एक बैग, या हम तो ये ले करके गए थे, इस बार भी अल्लाह ने चाहा तो याला लेके जाएंगे। ये छोटा सा पिट्ठू बैग होता है, लेकिन पहिए भी लगे होते हैं ज़रूरत पड़ने पर, वरना आप इस तरह का बैग है, ये इस तरह का जो बैग होते हैं स्कूल बैग, ये आपको अपना मीना में याला बैग लेके जाना है। डोरी वाला बैग और ये बैग, डोरी वाला बैग जब बोला जाता है वो तो आपके साथ रहेगा, लेकिन मीना में सारा सामान इसमें रख के लेके जाएंगे। और ये सफ़र का बैग होता है, जिसको जहाँ पर ज़रूरत हो यूज़ करें। हरम में भी जाएंगे तो ये काम आएगा, और मीना में भी काम आएगा। ये योगा मैट, बहुत से लोग पूछते हैं कि कासिम भाई मुजदलफा में योगा मैट ले लें या बेडशीट ले लें, आपके अपने ऊपर है। बस ये याद रखें कि वो कोई भी घर में रिटायर्ड बेडशीट हो वो आप ले लीजिए। मुजदलफा में अभी आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि यार ये क्या बात कह रहे हैं। मुजदलफा में जब आप सुबह निकलेंगे, तो करोड़ों रियाल का सामान वहाँ सड़क पे पड़ा होता है। रियाल की बात कर रहे हैं। जो आदमी यहाँ जिम में बाकायदा डंबल लगाता है, पुशअप करता है, 100-100 किलो की बेंच लगाता है, उसके पास भी इतना हिम्मत ताकत नहीं बचती है कि ये योगा मैट उठा ले, तो 10 तारीख को वो वहीं ऑनलाइन की जानिब से आपसे बस इतनी इल्तिजा है कि हमारे इस प्रोग्राम को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी हर वीडियो आप तक अपलोड होने के साथ ही पहुंच सके। शुक्रिया।